लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, है ना? सोलेनॉइड, और उसके लिए हमने एक रिलेशन भी डिराइव किया था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, है ना? याद करो रिजल्ट क्या आया था, अगर आपको याद हो। ये कोई सोलेनॉइड था, है ना? ठीक है, इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था, याद कीजिए। और ये वाला जो एंगल था इसको हमने थीटा 1 बोला था, है ना? और ये वाला जो एंगल था, ये वाला, इसको हमने क्या बोला था? थीटा 2। याद कीजिए, ये क्या था? सोलेनॉइड। एन क्या था इसका? एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, याद कीजिए, वो आया था, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, है ना? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा ही कुछ आया था ना? बोलो बेटा, यही आया था, है ना? अरे यही आया था। इसको हमने बोला था एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, है ना? और ये है आर, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है? अब इसी चीज को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होगा, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होगा कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है वो मच मच ग्रेटर देन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, है ना? तो इस केस में बेटा, इस केस में क्या होगा? लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इस टाइप का कुछ हो गया, सही है? तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? थीटा 1, क्योंकि अगर ये बहुत दूर है, अगर बहुत लंबा है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो भी थीटा 1 बन रहा है वो ऑलमोस्ट 0 होगा, होगा कि नहीं बोलो? और थीटा 2 हो जाएगा 180, थीटा 2 क्या हो जाएगा? 180। अब आप पुट कर लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 0 माइनस cos 180, यानी कि म्यू नॉट एन आई, यानी कि लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में देखिए नहीं रहा, एक मिनट, हाँ, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई।
क्लियर है ना? लॉन्ग सोलेनोइड के केस में सोलेनोइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, μ0 Ni, है ना? दूसरा, अगर एक एंड पे देखें, अगर हम एक एंड पे देखें, लिख लिया होगा at one end of solenoid, at one end of solenoid, अगर सोलेनोइड के एक एंड पे अगर हम बात करें तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा 0 और थीटा टू क्या हो जाएगा 90, आएगा ना? बोलिए, अगर एक पॉइंट है अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 Ni/2 cos 0 minus cos 90, है कि नहीं? बोलिए, होगा ना? अरे होगा ना? हाँ, और ये हो जाएगा μ0 Ni अपॉन at one end of solenoid. अरे इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इस पॉइंट पे एक तो इधर आएगा, थीटा वन बहुत दूर है तो थीटा वन क्या हो जाएगा 0, और थीटा टू को इसी एंड पे ये बनाना ना, तो थीटा टू क्या आएगा 90, आएगा ना? तो थीटा वन 0 और थीटा टू 90, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब सेंटर पे था μ0 Ni और एंड पे सीधे हाफ हो गया, और अगर जस्ट बाहर जाओगे, जस्ट बाहर, तो बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है ना? यानी कि थोड़ा दूर ही जाओगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा ही दूर जाओगे एंड से तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, है ना? तो सोलेनोइड के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाता है। सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। हाँ, हो गया? चलिए, नेक्स्ट लिखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ बोलो, कुछ नया नहीं है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या है? देखिए, आपने गॉस लॉ पढ़ा था ना, कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है ना? ये लॉ क्या बोलता है, थोड़ा समझने का कोशिश करो।
एक क्या बोलता है कि मान लो बहुत सारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये सारे करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। मान लो एक करंट कैरिंग कर रहा है I1, I2, I3, ये है I4 और ये है I5, है ना। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखना, गॉस लॉ याद रखना, मतलब एग्जैक्टली उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे सरफेस लेते थे, यहाँ पे लूप लेते हैं। तो मान लो कोई हमने इमेजिनरी लूप ले लिया, हमने एक इमेजिनरी लूप उठा लिया, हमने एक इमेजिनरी लूप उठा लिया। और इसी को बोलते हैं एम्पियर्स लूप। इमेजिनरी लूप बोलो या एम्पियर्स लूप बोलो, ये लूप है, ये सरफेस नहीं है। अगर गॉस लॉ आपने पढ़ा था तो वहां पे हम गॉसियन सरफेस उठाते थे। सरफेस और लूप में डिफरेंस आपको समझ में आता होगा। लूप का मतलब जैसे एक थ्रेड ले लो, लूप बन गया, सरफेस क्लोज होता है बिल्कुल, है ना, तो ये लूप है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लूप के अंदर, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, मान लीजिए डी एलिमेंट, है ना, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक एलिमेंट उठाया डी एलिमेंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कुछ भी, कुछ तो रहा ही होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया, ये है अपना डीएल वेक्टर, है ना। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरे लूप के अंदर, है ना, अगर d डॉट dl लिखेंगे, d डॉट dl लिखेंगे पूरे लूप के अंदर, है ना, पूरे लूप के अंदर, तो ये जो इक्वल होगा वो होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट, आई क्लोज क्या है, करंट इनक्लोज्ड इन लूप, करंट इनक्लोज्ड इन लूप। समझ में आया। याद कर, गॉस लॉ में क्या था, वहां था E डॉट ds, है ना, पूरे सरफेस के अंदर करते थे, क्लोज सरफेस के अंदर, वहां पे आता था Q क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे म्यू नॉट आया है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और ये था चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ पे है करंट इनक्लोज्ड। समझ में आया। अब यहाँ पे जो B है, B है, वो B याद कर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो किन चार्जेस की वजह से होता था, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, या फिर सारे चार्जेस की वजह से, इधर इनसाइड और आउटसाइड। क्या था याद कर, टोटल चार्जेस की वजह से, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे वो सरफेस के बाहर हो। तो इसी तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये है ड्यू टू ऑल करंट इनसाइड और आउटसाइड एम्पियर्स लूप, है ना, इनसाइड और आउटसाइड एम्पियर्स लूप। इनसाइड नहीं था बेटा, गॉस लॉ जाकर पढ़ना, मैंने उस समय बोला था कि तुम भूल जाओगे और तुम भूल गए।
मैंने बोला था सारा का सारा जितने भी है इनसाइड हो आउटसाइड हो, क्योंकि हम जब मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू करंट इनसाइड और आउटसाइड एम्पियर्स लूप, है ना। क्लियर है। अब दूसरा चीज, अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा, यहाँ पे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, जैसे इस केस में क्या लिखेंगे, डी डॉट डी एल म्यू नॉट आई क्लोज क्या लेंगे, आई क्लोज। तो बेटा आई क्लोज देख, आई क्लोज दो चीज हो सकता है, आई क्लोज हम लिख सकते हैं, देखिए एक डॉट है और एक क्रॉस है, मतलब दो करंट I1 I2 बाहर आ रहा है और I3 अंदर जा रहा है, तो आई क्लोज हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3, और लिख सकते हैं I3 माइनस I1 माइनस I2, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर डॉट को पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर क्रॉस को पॉजिटिव लेंगे तो डॉट नेगेटिव हो जाएगा, तो आई क्लोज या तो लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं, तो हम कौन सा लें, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको लूप की तरफ देखना है, आप बी डॉट डीएल इधर किस तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे मैं बी डॉट डीएल इधर इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा हूं ऐसे, है ना, तो हम देखेंगे यानी कि ये जो थंब का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव दिया जाएगा, समझ गए, थंब का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव दिया जाएगा, इसका मतलब इस केस में I1 प्लस I2 जो है ए वाला सही है, ए लेंगे इस केस में, समझ गए। अरे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, लूप में तुम ऐसे ही लिख रहे हो ना, डीएल वेक्टर इधर लिए हो ना भाई, और ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे लिख रहे हो तो थंब का डायरेक्शन देखो, अगर हम इधर से लिखते तो I3 पॉजिटिव लिया जाता और I1 और I2 नेगेटिव लिया जाता, है ना। तो आई क्लोज्ड में आई क्लोज्ड का डायरेक्शन वही होगा जो लूप का होगा, मतलब लूप की वजह से होगा, मैं इसको कैसे लिखाऊं, लिख ले खुद से जो मैंने बोला, क्लियर है। क्लियर है बेटा, हाँ, तो ये हो गया। अब आपका स्टेटमेंट क्या है तो लिख लें, स्टेटमेंट क्या है, एम्पियर्स लॉ, तो ध्यान से देख, तुम्हें लगा ना कुछ कुछ वैसा ही है जैसे गॉस लॉ में पढ़ा था, उसी टाइप का है, नेचर तो उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चीजें बदल गया है, बाकी सब तो उसी टाइप का है, है ना। तो यहाँ पे भी हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे जैसे वहां पे गॉस लॉ अप्लाई करते थे। दूसरा केस, एम्पियर्स लूप जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे वहां पे था, एम्पियर्स लूप किसी भी शेप का हो सकता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्पियर्स लूप आर ऑफ एनी शेप एंड साइज, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑल करंट की वजह से है, दैट मीन इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप, सबके वजह से है ना। स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखिए, एम्पियर्स लॉ, देखो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl, b डॉट dl ऐसे लिख लीजिएगा, b डॉट
dl. Closed integral of d dot dl in any imaginary closed loop ब्रैकेट में लीजिएगा एम्पियर्स लूप, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा एम्पियर्स लूप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ d dot dl over any closed loop ब्रैकेट में एम्पियर्स लूप is equal to mu naught times current enclosed by that loop, है ना। अब दूसरा चीज गॉस लॉ को याद कीजिए, है ना। गॉस लॉ एप्लीकेबल हर जगह था क्योंकि वो E डॉट ds की बात करता था, फ्लक्स की बात करता था। इसी तरह से एम्पियर्स लॉ भी एप्लीकेबल है हर जगह, लेकिन काम का हर जगह नहीं। मतलब आप अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आपका जो पर्पस होगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो शायद हर समय आप नहीं कर पाए। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो दो तीन चीज हम ध्यान रखेंगे। जैसे वहां पे भी हमने बताया था कि गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। तो क्या क्या ध्यान रखते थे हम वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाए, नहीं तो परपेंडिकुलर हो जाए, यही करते थे ना। तो यहाँ भी उसी टाइप का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो हम एम्पियर्स लूप लेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल वेक्टर जो है वो या तो पैरेलल हो जाए या तो परपेंडिकुलर हो जाए। और तीसरा चीज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म। ये तीन बातें हैं। तो नेक्स्ट लिखे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, application of Ampere's law. Application of Ampere's law, है ना। तो जब अप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला रूल क्या होगा कि हम जब लूप ढूंढेंगे, गॉसियन लूप हम जब एम्पियर्स लूप जब हम कंसीडर करेंगे उस समय हम ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है B डॉट dl, तो या तो दोनों के बीच में dl और B के बीच में एंगल 0 हो जाए तो B × L हो जाएगा, आसान हो जाएगा, या तो 90 डिग्री हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज हेल्प करेगा आपको कैलकुलेट करने। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जब हम गॉसियन लूप चूज करेंगे, गॉसियन लूप बोल रहे हैं बार बार, जब हम एम्पियर्स लूप चूज करेंगे तो हम ख्याल रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जो है हम इस तरह से चूज करें ताकि या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर, है ना। तो लिख लीजिए while choosing Ampere's loop, while choosing Ampere's loop, while choosing Ampere's loop, लिखवा लो बेटा, थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक हो गया।
while choosing Ampere's law, we have to we have we have to keep in mind we have to keep in mind that that magnetic field and dl vector either parallel or perpendicular to each other, मतलब दोनों में से कोई एक चीज हो तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। बात समझ गए है ना? ये तो पहला चीज है। दूसरा क्या है कि हम एम्पियर्स लॉ किस तरह से यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सेकेंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द लूप क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ये हम कोशिश करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि लूप हम इस तरीके से चूज करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के थ्रू आउट क्या हो, यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। बाकी ये तो आपने लिख लिया होगा ना, इस पे लिख लिया होगा ना, मिटाऊं? बोलो मिटाऊं? ओके। अब देखिए पहले जो हमने एक चीज किया था वापस वो करके दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है ना? चलिए आते हैं, याद कीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, लॉन्ग, और वो करंट कैरी कर रहा है आई। मान लो मुझे इधर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से डी डिस्टेंस, यहाँ से डी डिस्टेंस है ना। कोई पॉइंट है मान लीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, वो बोल दिया। अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ बोला था कि सबसे पहले तो आपको एक एम्पियर्स लूप कंसीडर करना है ना। हमने बोला था कि जब लूप जो होगा एम्पियर्स वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखना होगा उस समय जब हम एम्पियर्स लूप डिसाइड कर रहे होंगे कि वो किस शेप का होना चाहिए। तो अगर आपको पता हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, पता है? ओके, तो हम क्यों ना एम्पियर्स लूप भी सर्कुलर है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा, देखो है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो आप डीएल वेक्टर उठाओगे, कोई भी डीएल वेक्टर, मान लो यहाँ पे उठाया डीएल वेक्टर है ना, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो सेम होगा कि नहीं? अरे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है और लूप भी ऐसा ही है, तो होगा ना, ये फायदा होगा ना, बोलो।
तो एम्पियर्स लॉ जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इंक्लूड। अब एक चीज और पता है मुझे, अगर आप सर्कल लोगे, अगर आप सर्कल लोगे तो वो इस वायर से हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा, कांस्टेंट, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहोगा ना, यही तो चाहिए था। दूसरा पॉइंट हमने यही तो बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो बी को बाहर निकाल सकते हैं, है ना, और डीएल और म्यू नॉट, आप करंट कितना इस लूप के अंदर है, आई सही है। अब बेटा ये डीएल, एक छोटे से डीएल को पूरे इस लूप में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा लेंथ कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 2 पाई डी, यही आएगा ना 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, है ना। तो क्या आ गया, d into 2 pi d equals mu naught into I, d equals mu naught I upon 2 pi d। याद कीजिए, इनफाइनाइट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, यही आया था ना यार, याद करो, आया था ना, जो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, जब हमने पुट किया था sin 90 प्लस sin 90, यही आया था ना फाइनल, है ना। तो ये हो गया, चलो दूसरा, अभी सोलेनाइड का किया था, सोलेनाइड कर सकते हैं, अभी किया था सोलेनाइड का, है ना। तो सोलेनाइड वाला देखते हैं। लॉन्ग सोलेनाइड ले रहा हूं, है ना, क्योंकि उसी से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्लियर है। तो एक लॉन्ग सोलेनाइड है, एन याद है, एन क्या था सोलेनाइड के अंदर, स्मॉल एन क्या था, अरे क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, था ना, था कि नहीं, सही है। अब देखिए इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, हम इसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, नीचे भी ऐसे ही रहा होगा, अगर कौन बनाने जाएगा, तो हमें एम्पियर्स लॉ उठाना है, एम्पियर्स लॉ उठाना है, तो किस तरीके के चूज करो, तो दो चीज याद रखना है, एक तो कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो चलो, बाहर का हमें पता है, जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर होता था ऐसे,
होता था ना। तो हम एक लूप उठाते हैं, लूप किस टाइप का लेंगे, रेक्टेंगुलर। हमने एक लूप उठाया एल लेंथ का, है ना, ये है अपना एम्पियर्स लूप। अब आप बोलोगे सर आपने सर्कुलर क्यों नहीं लिया, तो सर्कुलर में क्यों नहीं लिया वो आपको पता है ना, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें इस पूरे लूप में जब लगाना पड़ेगा D डॉट डी ए, तो इस वाले रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा होगा, तो इस वाले एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और इस वाले पे परपेंडिकुलर है, यही तो चाहिए। आप जब सर्कल ले लेंगे तो एंगल चेंज होने लगेगा ना, तो बी डॉट डी एल लिख नहीं पाओगे, फिर हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा कब हो रहा है, फायदा तब होगा जब हम रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। तो हमने ले लिया ए बी सी डी, है ना। अगर एम्पियर्स का लगाएंगे, एम्पियर्स का जब अप्लाई करोगे आप तो क्या लिखोगे, पूरे लूप के अंदर एबीसीडी है ना, क्या बी डॉट डीएल जो रहा होगा वो म्यू नॉट इनटू आई क्लोज के इक्वल होगा, है ना, यही होगा ना। अब एबीसीडी बी डॉट डीएल मतलब इसके अक्रॉस बी डॉट डीएल, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, चलिए यही होगा ना। तो इसका मतलब हो गया बी डॉट डीएल कहां से कहां, ए से बी प्लस बी डॉट डीएल, अब ए से बी आ चुके हैं, फिर बी से सी प्लस डी डॉट डीएल, है ना, कहां से कहां, सी से डी, डी डॉट डीएल डी से ए, और इस किसके इक्वल होगा, अरे होगा, बोलो, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ हमने माना है n, और यहाँ पे हमें पता है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना। तो एक बी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू डीएल को इंटीग्रेट करोगे हर एक एलिमेंट को ए से बी तक, तो क्या मिलेगा, एल, बोलिए, अरे ये मिलेगा ना बेटा, ए से बी तक डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो एल ही आएगा ना, ये जो लेंथ है, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर पैरेलल है तो cos 0 हो जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा b इंटू एल, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस आगे b से सीधे, b से डीएल वेक्टर किधर आएगा, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे वाले पार्ट में आगे, तो ये एंगल कितना है, 90, है कि नहीं। तो एंगल जब 90 है तो ये बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, 0, cos 90 आएगा ना, अपन आएगा ना बेटा, देखो ना आएगा। प्लस बाहर की बात करते हैं, तो हमने देखा था सोलेनोइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, जस्ट बाहर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे घूम क्या है फील्ड, है ना। तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, फिर इस वाले केस में भी क्या होगा, 0 इक्वल्स म्यू नॉट आई इंक्लोज, मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो हर एक में कितना है, आई, है ना, हर एक में कितना है, आई, और लेंथ कितना है, एल, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, यूनिट लेंथ में कितना टर्न, n, तो एल लेंथ में n इंटू एल,
तो n into l r into I, नंबर ऑफ टर्न्स into करंट। बोलो यार, आया ना? तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या मिला, B इक्वल्स म्यू नॉट n I, म्यू नॉट n I मिला ना? यही मिला था ना लॉन्ग के केस में, याद कीजिए। हाँ, तो छापिए। फटाफट। हो गया होगा, आ गया ना समझ में? हाँ चलिए, तो ये शॉर्टकट है। इसके पहले तो मैंने ड्राइव करके निकालना ही था फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ये लॉन्ग में ही लगा सकते हो इस टाइप का। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्शन है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कब होगा, जब लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, है ना? और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर पैरेलल या परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, और हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई हर जगह कर पाएंगे, फायदे का काम हर जगह नहीं। डी डॉट डीएल लिख के क्या करोगे? डी डॉट डीएल तो कहीं भी लिख सकते हो ना, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तब जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, कैसा लूप यूज करना है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? एक और होता है, नाम सुना होगा आपने, टोरॉइड, है ना? ठीक है, कुछ नहीं है यार, सोलेनॉइड को बेंड कर दो ऐसे, है ना? मतलब एक सर्कुलर फ्रेम है, उसको ऊपर अगर बाइंडिंग कर देंगे सोलेनॉइड की तरह, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है करंट। मतलब इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना? इस तरीके से समझ गए? ये जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? करंट। मान लो इसकी रेडियस है r, n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा? स्मॉल n हो जाएगा बेसिकली n अपॉन 2 हो जाएगा ना? n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा? 2 इसमें बेटा कुछ नहीं करेंगे, एक
है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, वापस एम्पियर्स लॉ सेलेक्ट करेंगे। लेंगे ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में ही होगा ना, लूप उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, अभी तो देखा सोलेनोइड के अंदर। बोलो यही था ना। तो वही क्या करेंगे, वापस b डॉट dl म्यू नॉट इनटू i पूरे लूप में करोगे तो b dl को टाइम से रेट करोगे तो क्या आएगा 2 pi r आएगा ना। और म्यू नॉट टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n इनटू i, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट n i अपॉन 2 pi r। और अगर ध्यान से देखो आप तो n अपॉन 2 pi r तो आपको पता नहीं है क्या है ना। है ना। तो वही रिजल्ट है जो सोलेनोइड का था। तो टॉरॉइड कोई अलग चीज नहीं है। सोलेनोइड को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दो तो वो क्या बन जाता है, उसको हम टॉरॉइड बोलते हैं। क्लियर है, उसको हम टॉरॉइड बोलते हैं। हो गया, हो गया होगा। और देखते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to magnetic field due to current carrying hollow cylindrical pipe, current carrying hollow cylindrical pipe, magnetic field due to current carrying hollow cylindrical pipe। इसकी वजह से लिखना है सिलेंड्रिकल पाइप की वजह से, hollow cylindrical pipe, है ना। ये मतलब कोई पाइप है ना, लॉन्ग है। मान लो कि इस पाइप का रेडियस क्या है r। अब इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो कहां से करेगा, बाउंड्री से। अरे हॉलो है ना तो बीच में खाली है, तो बीच में खाली है तो बीच में करंट थोड़ा फ्लो करेगा, पाइप है तो उसके सरफेस से फ्लो करेगा, करेगा ना, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट की बात करें मतलब आर जो है वो लेस देन आर है ना। यानी कि मान लो है ना, इधर कहीं पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले किसी पॉइंट पे, ये है आर। वापस क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ उठाएंगे, है ना। एम्पियर्स लॉ उठाएंगे, अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B डॉट dl म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, है ना बेटा।
डी इंटू 2 पाई आर और आई क्लोज कितना है 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगा 0 ये होगा ना एट आउटसाइड पॉइंट है ना। तो अगर आउटसाइड पॉइंट लोगे मान लो ये आर डिस्टेंस पे है अरे करंट कैरी कर रहा है वापस क्या लिखोगे इस बार आर जो है वो आर से म्यू नॉट इनटू आई क्लोज। अरे समझ में आ रहा है ना नॉर्मली है कुछ नहीं है। फिर क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई आर तो हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट करंट कितना है करंट तो आई है तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है ना। अंदर 0 बाहर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एट सरफेस आर इक्वल्स आर बी इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्लियर है। तो अंदर 0 बाहर 2 पाई आर और सरफेस पे 2 पाई कैपिटल है यानी कि अगर ग्राफ में मैग्नेटिक फील्ड का है ना तो ये आर इक्वल्स आर ग्राफ है तो ये होगा ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर सरफेस पे कहां पे जब आर इक्वल्स आर था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के बी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के तो ग्राफ क्या हो जाएगा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है ना। तो मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल वैसा ही है यार वहां पे सरफेस लेते थे यहाँ पे लूप लेते हैं और बाकी कुछ नया नहीं है। समझ गए कोई दिक्कत है इसमें कहीं भी नहीं है तो ठीक है फटाफट सफाई करो आज इतना ही है ना। थैंक यू। हेलो ठीक है।